हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक चलता है। एंड संपूर्ण वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी तक चलता है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक चलता है। उसके बाद वैदिक शब्द की अगर बात करें तो ये वेद से बना है और इसका अर्थ होता है ज्ञान। एंड वैदिक सभ्यता के जो निर्माता हैं वो आर्य हैं और आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों के मूल निवास की अगर बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि मैक्स मूलर ने इन्हें मध्य एशिया का बताया है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने आल्प्स पर्वत का, और बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक, एंड स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्हें तिब्बत का माना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मैक्स मूलर। उसके बाद वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोतों के बारे में अगर बात करें तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों से वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में वो आज कोई अभिलेख है जिससे कि वरुण, इंद्र, मित्र आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है। और साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसमें से चारों वेदों का ज्ञान हुआ है, मतलब चारों वेदों की प्राप्ति हुई है, जिससे कि हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अब जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है और इसका संकलन कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास ने किया है। इसके अलावा इसमें 10 मंडल हैं, 228 सूक्त हैं और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिला है और इसका जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद, वो आयुर्वेद है और इसके अध्येता होत्र। सामवेद की बात करें तो सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है और संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है, क्योंकि जो साम का अर्थ होता है, साम का अर्थ गान होता है। और इसका उपवेद गंधर्व वेद है और अध्येता उद्गाता। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन मिला है। ये वेद गद्य और पद्य दोनों का ही वेद है, मतलब इसे गाया भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। तो इसमें श्लोक भी मिले हैं और मतलब पढ़ने वाली चीजें भी मिली हुई हैं। और इसका उपवेद धनुर्वेद है और अध्येता अध्वर्यु। उसके बाद अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद में जादू, टोना, चिकित्सा आदि का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें कई मंत्रों का भी उल्लेख मिला है और ये ब्रह्म वेद कहलाता है, क्योंकि इसका जो अध्येता है वो ब्रह्मा है। और इसका उपवेद शिल्प वेद है और ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है। अब बात करेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में। और पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है। पूर्व वैदिक का टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी तक का है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके राजनीतिक जीवन के बारे में। तो राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो कबीलाई जीवन था, मतलब ग्रुप में कई सारे लोग एक साथ रहते थे और उस कबीला जन कहलाता था। और उस कबीले का एक मुखिया होता था जो राजन कहलाता था। हालांकि जो राजा था वो अपने असीमित शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और राजा का चयन समिति नामक एक संस्था थी जो आम लोगों की संस्था थी, उसके माध्यम से राजा का चयन किया जाता था। और राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत, गढ़ आदि संस्थाएं थीं। इस तरीके से राजा अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था, उसके पास सिर्फ सीमित अधिकार थे। और जो उस टाइम के अधिकारी हैं वो रत्निन कहलाते थे और सेना जो है वो नियमित नहीं थी, मतलब उस समय जो है वो कर की व्यवस्था नहीं थी, तो नियमित रूप से कर न मिलने के कारण सेना भी नियमित नहीं थी। और युद्ध वगैरह जब होते थे
तो उनकी जो सैन्य गतिविधियां हैं वो कबीलाई जो समूह होते थे उनके द्वारा संपन्न की जाती थी। बलि स्वेच्छा से दिया गया कर, मतलब किसी भी नियमित कर का प्रावधान नहीं था। कुछ लोग राजा को उपहार वगैरह देते थे, वो अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से जो कर दिया जाता था या उपहार ही देते थे उसको हम मतलब उसको बलि कहा जाता था। और न्याय का भी उल्लेख नहीं मिला है। न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है, मतलब ऋग्वैदिक काल में जो न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी अधिकारी का उल्लेख नहीं मिला है। हालांकि ऐसा नहीं था कि उस समय समाज बहुत आदर्श था, मतलब समाज बहुत ज्यादा आदर्श नहीं था, उस समय भी अपराध होते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं मिला है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज समतावादी था, मतलब बहुत ज्यादा विभेद नहीं था, सभी लोग समान थे। और वर्ण व्यवस्था मिलती है वो कर्म आधारित मिलती है, मतलब भेदभाव नहीं किया जाता था, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। और इसका उल्लेख 9वें मंडल में है। दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी, मतलब सामाजिक संरचना का जो आधार था वो परिवार था। और हमारा मतलब उस टाइम का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार रहते थे। पितृसत्तात्मक इसलिए क्योंकि उस टाइम में मतलब पुत्रों की प्राप्ति की कामना की गई है, उनके लिए देवताओं से प्रार्थना लोग करते थे और पुत्रियों के लिए ऐसी कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं की गई है। तो समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों की जो मतलब स्थिति है वो बेहतर थी। स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था और वे पुनर्विवाह कर सकती थीं। इसके अलावा जो कुप्रथाएं, बाल विवाह और दहेज प्रथा आदि नहीं थी। और भोजन की बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के भोजन उस टाइम प्रचलित थे। अब आगे बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो प्रकृति पूजा एवं बहुदेववाद, मतलब जो कई सारे देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस टाइम इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। अग्नि को मध्यस्थ का देवता, और वरुण वर्षा के देवता, सविता चमकता सूर्य, और मित्र को उगता सूर्य का देवता माना गया। अश्विन चिकित्सक के देवता थे। पूषण को पशुओं और औषधि का देवता माना जाता था। सोम वनस्पति के देवता। इसके अलावा अंतरिक्ष के कुछ देवता इन्होंने माने थे। पृथ्वी के भी देवता थे और आकाश के देवता। इंद्र, अंतरिक्ष के जो देवता हैं वो इंद्र हैं, मारुत, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, बृहस्पति। और आकाश के देवता सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु। क्योंकि उस टाइम क्या था, सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति, नदियों और पहाड़ों जैसी चीजों का अस्तित्व में होना, मतलब इनको समझना काफी मुश्किल था। इसलिए इन लोगों ने इन्हें प्राकृतिक शक्तियों के रूप में मान लिया और देवताओं के रूप में इनकी पूजा करने लगे। उसके बाद आर्थिक जीवन की बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। गाय को अघन्या कहा जाता था और गाय को उस टाइम सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु माना गया है। घोड़े का प्रयोग ये लोग करने लगे थे। कृषि का कम महत्व था, मतलब इस टाइम कृषि उतनी ज्यादा नहीं थी, पशुपालन अधिक होता था। उद्योग भी सीमित थे, क्योंकि जब मतलब जो कृषि का महत्व कम था, मतलब प्राथमिक स्तर, क्योंकि अर्थव्यवस्था का कृषि होती है और कृषि उतनी मजबूत नहीं थी, तो उद्योग धंधे भी सीमित ही थे। उसके अलावा बढ़ईगिरी के उद्योग या रथकार वगैरह, इनके उद्योगों का जिक्र मिलता है। व्यापार विनिमय द्वारा होता था और केवल आंतरिक व्यापार होता था, बाह्य व्यापार नहीं होता था। मुद्रा की खोज नहीं थी, मतलब इस टाइम मुद्रा प्रचलन में नहीं आई थी, इसीलिए व्यापार विनिमय द्वारा होता था। और व्यापार सीमित ही था, सिर्फ आंतरिक व्यापार होता था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने वैदिक काल के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो उत्तर वैदिक काल होगा। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।